नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्याय 4 जो कि है जनरल स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। जनन और स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये फर्स्ट पार्ट है यानी कि भाग 1 है। इस चैप्टर में पहले हमको पढ़ना क्या है, चैप्टर के बारे में देख लेते हैं, लेसन के बारे में देख लेते हैं। तो जनन स्वास्थ्य जो आपका लेसन है, जैसा कि स्पष्ट है जनन स्वास्थ्य, ठीक है। हेल्थ यानी जो स्वास्थ्य है वह किससे रिलेटेड होगा, आपका जनन संबंधित होगा यानी कि रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब जनन स्वास्थ्य होता क्या है और इसमें क्या पढ़ना है। तो जैसे आप जानते हैं कि कुछ ऐसे दंपति होते हैं जो संतान उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं, ठीक है। तो यानी कि असक्षम यानी कि उनमें कोई विशेष प्रकार का कमियां होंगी या फिर कह सकते हैं कोई विशेष प्रकार के रोग हो सकते हैं जिसके वजह से वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो क्या कमियां होती हैं उसके बारे में देखा जाए इस चैप्टर में, और साथ-साथ उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं या फिर कैसे दूर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक। ये सब टोटल चीज़ें आपको जनन स्वास्थ्य नामक चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो अध्याय 4 में जनन स्वास्थ्य में सबसे पहला हमारा टॉपिक है सबसे पहला टॉपिक है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, परिवार नियोजन क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं विभिन्न प्रकार के टीवी, रेडियो या फिर अन्य प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार के द्वारा हमेशा कुछ न कुछ एड्स यानी कि कह सकते हैं कि प्रचार वगैरह किए जाते हैं, और उस प्रचार के माध्यम से जनता को इसके बारे में सचेत किया जाता है कि संतान की उत्पत्ति कम से कम किया जाए, ठीक है। जैसा कि बहुत समय पहले या फिर कह सकते आप जानते हैं कि एक नारा भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो ये सब जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो भारत सरकार के द्वारा ये सब जो लाया जाता है, अलग-अलग प्रकार के जो भी कानून बनाए जाते हैं या फिर नियम लगाए जाते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम संतान उत्पत्ति पर रोक लगा सकते हैं या फिर कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन, ठीक है। यानी कि बर्थ पर कंट्रोल करना, ये क्या कहलाता है, आपका परिवार नियोजन, ठीक है। अब ये परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों ऐसा मतलब क्या ऐसा आवश्यकता पड़ा कि परिवार नियोजन अभी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो गया है। तो जैसे आप जानते हैं कि भारत के आज़ादी के समय यानी कि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय हुआ क्या था, यानी कह सकते हैं कि 1947 में जो भारत की जनसंख्या अगर हम देखें तो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी, ठीक है। यानी कि सन 1947 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 35 करोड़ थी। लेकिन अगर हम 1 साल 2 साल पहले की जनगणना को अगर देखें तो यह जनसंख्या अभी कितनी पहुंच गई है, लगभग आपका 125 से 130 करोड़, ठीक है। यानी कि अगर हम कुछ साल पहले की अगर जनसंख्या को देखें हम तो 125 से लगभग 130 करोड़ के आसपास हमारे भारत देश की जनसंख्या हो गई है, ठीक है। तो जनसंख्या देख रहे हैं काफ़ी कम समय में काफ़ी तेज़ी से डबल से भी कह सकते हैं, डबल तिबल हो गया है, यानी कि दोगुनी तिगुनी हो गई है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं। भूमि जो है आपका नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, वो एक सीमित समय में यानी कह सकते हैं सीमित है, उनको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है।
जो पेड़ पौधे हैं वो भी सीमित हैं। तो हम करते क्या है कि मनुष्य को अपने घरों को बनाने के लिए या फिर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पेड़ पौधों को नष्ट करता है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से प्रकृति का जो संतुलन होता है, नेचर का जो संतुलन होता है, वो बिगड़ती जा रही है। ठीक है। तो भारत सरकार ने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग परिवार नियोजन विधियों के द्वारा या फिर कह सकते हैं अलग अलग परिवार नियोजन औषधियों की सहायता से जनसंख्या पर नियंत्रण करने का प्रयास निरंतर करती रहती है। ठीक है। तो यही सब क्या आपका है परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन में हम कुछ विधियां देखेंगे, कौन कौन से परिवार नियोजन है। देखिए, आपके बुक्स में काफ़ी अधिक परिवार नियोजन के बारे में दिया गया है, कुछ आप जानते होंगे। ठीक है। कुछ हम केवल यहाँ पे वही पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम कुछ ऐसे परिवार नियोजन के बारे में देखेंगे, जैसे सबसे पहला परिवार नियोजन में चलिए सबसे पहला हम देखते हैं IUD। IUD। ठीक है। IUD यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इसको पूरा नाम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। चलिए IUD क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या होते हैं। पहले देखिए इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यूट्राइन मतलब यूट्रस, ठीक है, डिवाइस मतलब उपकरण, इंट्रा मतलब के अंदर, यानी कि यूट्रस के अंदर है, यानी कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के डिवाइस यानी उपकरणों को लगाया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है। ऐसे ही उपकरणों को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अगर पूछा जाता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या होता है तो क्या बताएंगे कि ऐसे उपकरण जिनको महिला के गर्भाशय में प्रतिस्थापित करके जनन प्रक्रिया को, ठीक, जनन प्रक्रिया को कंट्रोल किया जाता है या फिर नियंत्रित किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यानी कि IUD। कुछ IUD हैं, जैसे IUD देखिए मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये IUD कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार की। एक तो होता है कॉपर आयन रिलीजिंग, कॉपर आयन रिलीजिंग IUD। ठीक है। कॉपर आयन रिलीजिंग IUD यानी कि ऐसे IUD, ऐसे इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो कि कॉपर आयन को विमुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं। दूसरा आता है हार्मोन, हार्मोन रिलीजिंग IUD। ठीक है। ये भी IUD है, दोनों IUD है। एक क्या स्रावित करेगा, कॉपर आयन। कॉपर आयन वही जो आप कॉपर जैसे समझते हैं। ठीक है। ये जो कॉपर आयन रिलीजिंग IUD होते हैं ये क्या स्रावित करेंगे, कॉपर आयन को रिलीज करते हैं। जो हार्मोन रिलीजिंग IUD होते हैं क्या स्रावित करेंगे, हार्मोन स्रावित करेंगे। ठीक है। जैसे कॉपर आयन, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे अगर हम कॉपर आयन रिलीजिंग IUD के बारे में देखें तो इसका एग्जाम्पल है कॉपर आयन IUD का जो एग्जाम्पल है वो आपका है कॉपर टी। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375। ठीक है। ये कुछ कॉपर आयन रिलीज करने वाले
आयोडी हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे आयोडी जो कॉपर आयन को स्रावित करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडी। अब कॉपर आयन जो रिलीजिंग आयोडी होते हैं उससे कुछ एग्जाम्पल बताया गया आपको कॉपर टी हो गया पहला एग्जाम्पल, दूसरा आपका कॉपर 7 हो गया, तीसरा है मल्टीलोड 325, ठीक है। जैसे अगर मादा जनन तंत्र के बारे में देखा जाए, ठीक है, जैसे अगर देखिए ये है मादा जनन तंत्र, ये मादा जनन तंत्र है। अब मादा जनन तंत्र में यह जो बीच का भाग होता है यही क्या होता है, यूट्रस। यही क्या है, यूट्रस है। अब ये जो डिवाइस है ये कहाँ लगाया जाता है, यूट्रस में ही लगाया जाता है। तो जैसे एग्जांपल देखें हम कॉपर टी, देखिए जितने भी जो कॉपर टी है, टी हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कॉपर टी होता है यह जो आयोडी होता है इसका शेप, इसका आकार कैसा होता है, टी के जैसे, अंग्रेजी के कैपिटल टी आकार का, ठीक है। तो जो कॉपर टी होता है इसको हम करते क्या है, जो यूट्रस होता है इसी के अंदर इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये कॉपर टी क्या हो गया, कॉपर टी एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस हो गया, इसको हम यूट्रस के अंदर प्रतिस्थापित कर देते हैं। जब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो होता क्या है कि यह जो कॉपर टी होती है यह विशेष प्रकार के कॉपर आयन को विमुक्त करता है, रिलीज करता है, ठीक है। अब रिलीज करता है तो इसका फायदा क्या होता है, यानी कि उसका उपयोग क्या है। जब यूट्रस में स्पर्म पहुंचते हैं तो वह स्पर्म इस कॉपर आयन जो कि कॉपर टी के द्वारा स्रावित किया गया, ठीक है, वह स्पर्म कॉपर आयन के प्रभाव से निष्क्रिय हो जाते हैं। अब निष्क्रिय हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होगी, नहीं होगी, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं जो हमारा आयोडी है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है, इनको हम यूट्रस के अंदर प्रतिस्थापित करते हैं और प्रतिस्थापित करके हम स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुंचने देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मानते हैं कि कॉपुलेशन प्रक्रिया में जो स्पर्म है वो आपके यूट्रस में पहुंच गए, ठीक है, यूट्रस में जो स्पर्म है कॉपुलेशन के समय वो पहुंच गए, तो पहुंच करके कहाँ तक, किधर मूव करेंगे, यहाँ पे स्पर्म आ गया तो कहाँ जाएंगे, इधर आएंगे, ठीक है। अगर मानते हैं यहाँ पे आपका ओवरी के द्वारा स्रावित किया गया जो ओव्यूल्स है वो पहले से है उपस्थित है, तो स्पर्म यहाँ तक पहुँचेंगे या फिर यहाँ तक पहुँचेंगे, अगर मानते हैं यहाँ पे है तो यहाँ तक पहुँचेंगे और फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया करेंगे। फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होगी तो बच्चे उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो हम करते क्या है कि जो ओवम है इनको स्पर्म से नहीं मिलने देता है, ठीक है। कैसे नहीं मिलेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसी में आईयूडी लगा देते हैं, यूट्रस में आईयूडी लगाते हैं। अब यहाँ पे आईयूडी कौन सा लिए हम, कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडी है, और इसमें मुख्यतः क्या है, कॉपर टी है। जब कॉपर टी को यहाँ पे लगा दिया जाता है तो कॉपर टी कॉपर आयन को मुक्त करेगा और यह कॉपर आयन किसके ऊपर प्रभाव डालता है, स्पर्म को। यानी जब स्पर्म यहाँ पे पहुंचते हैं तो कॉपर आयन क्या करेंगे, उन स्पर्म को निष्क्रिय करते हैं। जब स्पर्म निष्क्रिय हो जाएंगे तो वह ओवम के पास या ओव्यूल के पास नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यह है इंट्रायूट्राइन डिवाइस का पहला क्या है, कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडी, ठीक है। सभी वही है, कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, तो मल्टीलोड 325 हो गया, ठीक है। सभी का कार्य क्या होता है, ये कॉपर आयन को रिलीज करके स्पर्म को निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक है। चलिए, कॉपर आयन रिलीजिंग जो आयोडी होते हैं इनका एग्जाम्पल आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये इसे पूछा जाता है। चलिए, ये हो गया आपका कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडी। अब हम आगे देखते हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। नाम से स्पष्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडी था, और यहाँ पे क्या हो गया, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी हो गया।
यानी कि यह जो आईडी होते हैं यह क्या स्रावित करेंगे, हार्मोन स्रावित करेंगे। और जब हार्मोन स्रावित करेंगे तो ये हार्मोन स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुंचने देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुंचने देंगे। हार्मोन जो रिलीजिंग आईडी होते हैं यह ऐसे हार्मोन को स्रावित करते हैं जो कि निषेचन तो हो जाएंगे, निषेचन प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन जो जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है, उसको यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाल से जुड़ने नहीं देते। चलिए देखते हैं, अगर हम इसको देखें हार्मोन रिलीजिंग आईडी, इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईडी का एग्जाम्पल आपका है प्रोजेस्टोजेल्ड LNG20 ठीक है, ये हार्मोन रिलीजिंग आईडी के कुछ एग्जाम्पल है। यानी कि प्रोजेस्टोजेल्ड क्या है, एक प्रकार का हार्मोन रिलीजिंग आईडी है। LNG20 क्या है, एक प्रकार का हार्मोन रिलीजिंग आईडी। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे कार्य करता है आपका। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि ये जो भी आपके हार्मोन रिलीजिंग आईडी है, चाहे आपका प्रोजेस्टोजेल्ड हो चाहे LNG20 हो, सभी प्रकार के कैसे यूट्राइन डिवाइस है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। ठीक, यानी कि इनको कहाँ लगाया जाता है, यूट्रस के अंदर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हम करते क्या है, जैसे मानते हैं हमने प्रोजेस्टोजेल्ड लिया या फिर LNG20 लिया, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका LNG20 हो गया या फिर प्रोजेस्टोजेल्ड हो गया। जब इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं तो अब ये करता क्या है, स्पर्म अगर यहाँ पहुँचते हैं, यूट्रस में स्पर्म पहुँचते हैं, ठीक है, पहुँचेंगे भी और ये निषेचन प्रक्रिया भी करेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, आपको ओव्यूल रहेगा। तो स्पर्म यहाँ तक पहुँचेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया, यहाँ तक स्पर्म पहुँचेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया करेंगे और भ्रूण यानी कि जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट बनेगा और जाइगोट आप जानते हैं, जब जाइगोट बन जाता है, निषेचन प्रक्रिया हो जाता है, तो जाइगोट यहाँ से आपका खिसक कर कहाँ चला जाता है, यहाँ पे। ठीक है, यूट्रस में चला जाता है और जब यहाँ पे आता है तो कुछ समय बाद किससे जुड़ जाता है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वाल से, यानी कि यहाँ पे जुड़ जाएगा, इस वाले भाग से ये जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे हम गर्भाशय में हार्मोन लीडिंग आईडी जैसे LNG20 या फिर प्रोजेस्टोजेल्ड लगा दिया गया है, पहले से लगा हुआ है, तो जो जाइगोट यहाँ पे पहुंचेगा, गर्भाशय में आएगा, गर्भाशय के अंतर दीवार से जुड़ने के लिए, वह जुड़ नहीं पाता है। यानी कि जो LNG20 यहाँ पे लगा हुआ है, यह एक ऐसे हार्मोन, कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन का स्राव करेगा, जिसके वजह से जो जाइगोट है वह गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वाल से नहीं जुड़ पाता है। और जब नहीं जुड़ पाता है तो कुछ समय के बाद क्या होता है, यह यूरिन के साथ, मूत्र के साथ शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं गर्भाशय में ही नष्ट हो जाता है। ठीक, तो ये था आपका इंट्रायूट्राइन डिवाइस में कॉपर आयन रिलीजिंग आईडी पहला, दूसरा आपका हार्मोन रिलीजिंग आईडी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम परिवार नियोजन के बारे में देख रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसी प्रक्रियाओं का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि गर्भ को फैलने से रोका जा सके, यानी कि बच्चे उत्पन्न न हो सके। चलिए परिवार नियोजन में हम आगे देखते हैं। सबसे ये आपका आईओडी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है सर्जरी मेथड। दूसरा सर्जरी मेथड, यानी कि शल्य क्रियात्मक चिकित्सा द्वारा। शल्य क्रियात्मक, चलिए शल्य क्रियात्मक विधि। शल्य क्रियात्मक विधि नाम से स्पष्ट है, सर्जरी किया जाएगा। ठीक है,
अब सर्जरी में कितने प्रकार की सर्जरी होती है, जिसमें क्या होता है कि 2 सर्जरी मुख्यतः होती है, ठीक है। एक तो मेल में किया जाता है, दूसरा फीमेल में किया जाता है, ठीक है। और शल्य क्रियात्मक विधि में ये जो पहले हम पढ़ रहे हैं, यानी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हम एक और नाम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नसबंदी। ठीक है। नसबंदी यानी कि शल्य क्रियात्मक विधि के द्वारा बच्चों को पैदा होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें 2 विधियां हैं, यानी कि जो नसबंदी है ये 2 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम वाशेक्टॉमी। ठीक है। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। वाशेक्टॉमी को बोलते हैं हम पुरुष नसबंदी। नसबंदी और जो ट्यूबेक्टॉमी होता है इसको हिंदी में बोलते हैं महिला नसबंदी। ठीक है, चलिए वाशेक्टॉमी क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, इसको देखा जाए। तो सबसे पहले आपको नर जनन तंत्र के बारे में बताया गया था, और नर जनन तंत्र में आपको बताया गया था कि जो टेस्टिस होता है उसकी संख्या 2 होती है। ठीक है। प्रत्येक टेस्टिस में 200 से लेकर के 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। ये नलिकाएं बाहर की ओर निकल करके रीड टेस्टिस में बदल जाती हैं। ठीक है। अगर मानते हैं ये आपका एक हुआ टेस्टिस, ये दूसरा टेस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ से भी नलिका निकलेगी। ठीक है, 2 नलिका निकलेंगी। तो ये नीचे वाला भाग इसका रेड टेस्टिस कहलाता है। ये क्या हो गया आपका रेड टेस्टिस। और इसके ऊपर वाला भाग ये क्या कहलाता है आपका वास डिफरेंस। ठीक है। तो वाचकटॉमी में हम करते क्या है, यानी जो पुरुष नसबंदी होता है, जो वाचकटॉमी होता है, इसमें हम करते क्या है कि जो वास डिफरेंस होता है, यानी कि जो यह नलिका होती है इसी को हम यहाँ से कट करते हैं, यानी कि ऊपर तक विकसित होती है, ऊपर जाकर के एपिडायमस थोड़ा सा कुंडलित होती है और आगे जाकर के आपका वास डिफरेंस में बदल जाती है। तो हम करते क्या है, जो आपका ट्यूबेक्टॉमी होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो वास डिफरेंस नलिका होती है दोनों को हम यहीं से कट कर देते हैं। काट करके इसको विशेष प्रकार के धागे की सहायता से बांध दिया जाता है। ठीक है। और आप जानते हैं कि जितने भी स्पर्म बनते हैं वह इन्हीं नलिकाओं की सहायता से होते हुए यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो जब हम इन ट्यूब को, इन नलिकाओं को काट करके बांध देते हैं तो स्पर्म अब यूरेथ्रा तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब नहीं पहुंच पाएगा तो कॉपुलेशन प्रक्रिया के समय जो स्पर्म होते हैं वह यूट्रस में नहीं पहुंच पाएंगे। जब यूट्रस में स्पर्म नहीं पहुंच पाएंगे तो गर्भ ठहरने की कोई भी कह सकते हैं कि चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक। यानी कि वाशेक्टॉमी में क्या करते हैं, वाशेक्टॉमी एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी शल्य क्रियात्मक विधि होती है जिसके अंतर्गत हम पुरुष में वास डिफरेंस नामक नलिका को काट करके अलग कर दिया जाता है। ठीक है। जिसके कारण जो स्पर्म होते हैं वह यूरेथ्रा से बाहर नहीं पहुंच पाते, यानी कह सकते हैं यूरेथ्रा के द्वारा बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है।
हमेशा वासक्टॉमी केवल पुरुषों में किया जाता है, इसलिए वासक्टॉमी को हम पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका वासक्टॉमी। चलिए आगे देखते हैं हम ट्यूबेक्टॉमी दूसरा। दूसरा है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी को बोलते हैं महिला नसबंदी, महिला नसबंदी। चलिए ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है इसको देखते हैं। क्योंकि ट्यूबेक्टॉमी महिला नसबंदी है, तो यह केवल महिलाओं में किया जाता है, यानी कि जब महिला में सर्जरी मेथड द्वारा विशेष प्रकार की नलिकाओं को कट किया जाता है, काटा जाता है, तो आपका ट्यूबेक्टॉमी होगा। जैसे देखिए महिला मादा जनन तंत्र को देखिए ट्यूबेक्टॉमी में यानी महिला नसबंदी में क्या किया जाता है। ये महिला नसबंदी सॉरी ये महिला मादा जनन तंत्र का फिगर है, चित्र है। इसमें ये ओवरी है, दोनों ओवरी हैं, और ये वाला भाग क्या होता है यहाँ पे, ये फैलोपियन ट्यूब, यानी जो ओव्यूल बनता है वो आकर के यहीं पर रुक जाता है। उसी वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या फिर स्टिमस एम्पियरल जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, महिला नसबंदी में क्या करते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्या करते हैं, यहीं से कट कर देते हैं। ठीक है, और काट करके इसको बांध दिया जाता है, इधर का भी और इधर का भी, दोनों साइड का, क्योंकि दोनों साइड आपको ओवरी है। ठीक है, तो दोनों साइड के क्या होते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब नामक जो नलिका होती है, इसको काट करके बांध दिया जाता है। अब बांधने से होता क्या है कि ओवरी के अंदर जो भी ओव्यूल्स बनेंगे वह यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे, और जब यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे तो स्पर्म तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, लेकिन फर्टाइजेशन प्रक्रिया होगी नहीं होगी। ठीक है, तो महिला में पूछा जाता है, महिला नसबंदी में कौन सी नलिका को काटा जाता है, तो कौन सी नलिका काटा जाता है आपका, फैलोपियन ट्यूब। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे पुरुष नसबंदी में कौन सी नलिका काटी जाती है, वास्ट डिफरेंस, और महिला नसबंदी में कौन सी नलिका काटी जाती है आपका, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये सर्जरी मेथड यानी कि शल्य क्रियात्मक विधि है, जिनकी सहायता से कर सकते हैं स्पर्म को ओवम से, या फिर ओवम को स्पर्म से मिलने से हम रोकते हैं। ठीक, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नसबंदी। ठीक, यानी कि ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी और वाशेक्टॉमी। और भी कुछ विधियां हैं जिनकी सहायता से हम शिशु उत्पन्न को रोक सकते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं चलिए देखते हैं। ये दूसरी विधि, तीसरा विधि है MTP, इम्पॉर्टेंट है ये, MTP। ठीक है, MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि
सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, या फिर इसी को हम एक और सरल भाषा में जानते हैं, एबॉर्शन। ठीक है, एमटीपी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि शिशु का निर्माण, यानी कर सकते हैं कि अगर गर्भ ठहर जाता है, प्रेगनेंसी अगर ठहर जाती है, यानी कि कोई महिला है अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो अगर वह चाहती है कि शिशु न पैदा हो, या फिर वो नहीं चाहती है कि वो माँ बन सके, बने अभी, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि एबॉर्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब एबॉर्शन प्रक्रिया में हम दो प्रक्रिया यानी कर सकते हैं कि इसमें हम दो अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा हम चिकित्सकीय समापन कर सकते हैं, यानी करते हैं। सबसे पहला जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, वैक्यूम प्रेशर का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एनीमा। ठीक है, एक बात और जान लीजिए पहले, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर एबॉर्शन की प्रक्रिया होती है, वह सुरक्षित कब माना जाता है, लगभग 12 सप्ताह के पहले। ठीक है, यानी कि अगर एबॉर्शन प्रक्रिया करवानी है तो आपका 12 सप्ताह के पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर 12 सप्ताह के बाद एबॉर्शन प्रक्रिया करवाई जाती है तो वह महिला के लिए, यानी कि माता के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाती है। ऐसे एबॉर्शन में महिला की मृत्यु होने की संभावना होती है। तो एबॉर्शन हमेशा 12 सप्ताह के पहले होनी चाहिए। उसमें दो प्रक्रिया की जाती है, वैक्यूम प्रेशर, विशेष प्रकार की नलिका होती है जिसको यूट्रस के अंदर प्रतिस्थापित करके नलिका की सहायता से जो शिशु होता है उसको बाहर सट लिया जाता है, खींच लिया जाता है। ठीक है, दूसरा है एनीमा। देखिए, जो वैक्यूम प्रेशर जो विधि होती है, इसमें थोड़ी सी कह सकते हैं कि कुछ हानि हो सकती है। वैक्यूम प्रेशर द्वारा अगर शिशु को बाहर सक किया जाता है तो इसमें कुछ हानि हो सकती है। जैसे अगर मानते हैं कि जो बच्चा है अभी तो 12 सप्ताह का है या फिर उससे कम ही है, तो उसका विकास ठीक से नहीं हुआ रहता है, तो उसके हाथ पैर जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, उसके जो अंग होते हैं कमज़ोर होते हैं। तो होता क्या है कि जब हम वैक्यूम प्रेशर की सहायता से, जो नलिका होती है उसकी सहायता से बच्चे को बाहर, शरीर के बाहर खींचते हैं, तो ऐसे समय में कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का पैर या फिर बच्चे का जो शरीर का अन्य अंग है, हाथ पैर है, ठीक है, वो गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में कभी कभी छूट जाते हैं। ठीक है, अगर ठीक से वैक्यूम प्रेशर का इस्तेमाल नहीं किया गया तो, और वो बाद में चल करके महिला के लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं, सिद्ध होते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं वैक्यूम प्रेशर के द्वारा एबॉर्शन करवाना थोड़ा सा उचित नहीं होता है। ठीक है, या फिर वैक्यूम प्रेशर के द्वारा एबॉर्शन करवाया जाए तो अच्छे से करवाया जाए। दूसरा है एनीमा विधि। एनीमा विधि में क्या होता है, एक विशेष प्रकार, ये कह सकते हैं कि काफ़ी सुरक्षित विधि है। ठीक है, अभी देखिए वैक्यूम प्रेशर में बच्चे का कोई भी भाग शरीर में माता के यूट्रस में छूट भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि माता के शरीर के जो भी नलिकाएं होती हैं, फैलोपियन ट्यूब होता है, जो ओवरी वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी कभी कभी क्या हो सकते हैं कि बच्चे को खींचते समय वैक्यूम प्रेशर के द्वारा माता की जो भी आवश्यक नलिकाएं होती हैं यूट्रस में, वो भी बाहर निकल आती हैं, यानी कह सकते हैं कि डैमेज हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हानिप्रद होता है। ये जो एनीमा होता है, ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सुरक्षित विधि है। इसमें विशेष प्रकार की औषधियाँ माता को दी जाती हैं, जिन औषधियों के कारण जो बच्चा होता है उसका एबॉर्शन तो होता है लेकिन नेचुरली होता है। जैसे नेचुरली क्या होता है, बच्चों का जन्म होता है, उसी प्रकार से एनीमा लगाने पर जो माता होती है, यानी जो लेडी होती है, वह नॉर्मल डिलीवरी एक छोटे से शिशु का करती है। ठीक है, तो ये एबॉर्शन का एनीमा सबसे कह सकते हैं सुरक्षित विधि मानी जाती है।
चलिए, ये हुआ आपका एनटीपी के बारे में। तो अध्याय 4 में जनन स्वास्थ्य के भाग में आज इतना ही। कल नेक्स्ट भाग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।